राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। प्रचार के लिए सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है और इसलिए सभी उम्मीदवारों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दलों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। स्थानीय नेताओं के साथ साथ अब सियासी दलों के दिग्गज भी ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में हरियाणा में क्या है चुनावी माहौल, क्या कहते हैं हरियाणा के चुनावी समीकरण, देखिए रेवाड़ी से हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में। और फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं अहिरवाल के बेल्ट में। और अहिरवाल में देखिए, अभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की, लेकिन लोगों के बीच में इतना आक्रोश है, लोगों के बीच में इतनी चेतना है कि वो कार्यक्रम शुरुआत होने से पहले ही आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे जो कि पार्टियों से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में जनता भी यहां पर मौजूद है। हम जनता से भी संवाद करेंगे कि आखिर जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर किस पार्टी के किस कैंडिडेट या कोई निर्दलीय उम्मीदवार उस पर वो फोकस कर रही हैं, उनका असल में इस वक्त विचार क्या है। कांग्रेस ने अभी फिलहाल 7 वादे पक्के इरादे के बाद पूरा मैनिफेस्टो जारी कर दिया है चंडीगढ़ में। वहां पर शैलजा गुट नहीं दिखाई दिया है, यह भी अपने आप में बड़ी खबर है। लेकिन कांग्रेस ने वादा किया है कि हम आएंगे, हाथ आएगा तो हालात बदलेंगे। कांग्रेस पर, बीजेपी पर, इनेलो पर, जेजेपी पर, आम आदमी पार्टी पर आखिर जनता की राय है क्या, हम जानने के लिए पहुंचे हैं अहिरवाल में। अहिरवाल बहुत खास हो जाता है, यहां पर कुछ नाम है जो कि चर्चा में हमेशा रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी तस्वीर क्या होगी उसके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ रजवंत डहीनवाल हैं, इनेलो के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है डहीनवाल साहब आपका। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इनके नाम में सिर्फ विद्रोही नहीं है बल्कि विद्रोही स्वभाव से भी हैं और समाजवाद से बेसिकली जुड़े हैं। ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ते हैं, ये समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। कई बार अपनी ही पार्टी का विरोध कर देते हैं अगर कुछ गलत कोई कहता है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं मदन सिंह साहब, जिलाध्यक्ष हैं यहां पर। इनसे भी जानेंगे कि आम आदमी पार्टी जो कि इस बार केजरीवाल के नेतृत्व में हरियाणा में अपना पांव पसारने की कोशिश कर रही है, उसका दांव कहां तक जाएगा। सबसे पहले विद्रोही साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आप बड़े वरिष्ठ हैं, जो अभी मौजूदा अहिरवाल की राजनीति है कैसे देख रहे हैं? अतुल जी, आपको और सभी साथियों को और मेरे नागरिक भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, अहिरवाल की राजनीति इस समय कांग्रेस और भाजपा के बीच में बट रही है और जिस तरह भाजपा के अंदर सिर्फ फुटबॉल है, उसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। उसका कारण क्या है कि यहाँ अहिरवाल के अंदर 11 सीटें हैं, जिसको आप अहिरवाल की सीट कहते हैं, जो प्योर अहिर बाहुल क्षेत्र है। राव इंद्रजीत के कहने से अधिकांश सीटें दी गई हैं। दोनों गुट जो थे इनके 2014 में और 2019 में, वो दोनों ही भाजपा के साथ थे, जो क्योंकि यहाँ की राजनीति पार्टियों से ज्यादा प्रो रामपुरा और एंटी रामपुरा पर चलती है। इसके कारण दोनों गुट भाजपा के साथ होने से विगत 2 चुनावों में एक तरफा भाजपा को लाभ हो रहा था। पर इस बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इन दोनों गुटों में जो इकट्ठे थे वो आपस में युद्ध हो गया और दोनों ही 11 की 11 सीटों पर, अहिरवाल में ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा ही भाजपा के उम्मीदवार को हराने पर तुली हुई है। उसका सबसे ताजा उदाहरण मैं आपको कल का ही बताऊंगा। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो भाजपा के मोदी जी के बाद सबसे बड़े नेता और सबसे प्रभावशाली नेता गिने जाते हैं, वो कल रेवाड़ी में आए। यहाँ जितने भी भाजपा के पुराने नेता थे, कार्यकर्ता थे, जो सरकार में पदाधिकारी रहे, कोई नहीं आया, उनकी स्टेज पर नहीं आए। और जो यहाँ का पूर्व विधायक था, उसने तो एक दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाई डान का उम्मीदवार है। डान किसके लिए डान शब्द प्रयोग किया? राव इंद्रजीत के लिए, भाजपा के मंत्री के लिए, जिसके बल पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, जिसके कहने से 7-8 टिकटें। चुनाव शब्दों पे है या मुद्दों पे है? देखिए, यहाँ जो 2 तरह का चुनाव है, एक तो यहाँ रामपुर हाउस और एंटी रामपुर हाउस के नाम पर चुनाव है, दूसरा मुद्दों पर चुनाव है। मुद्दे भी भाजपा के खिलाफ है और जमीनी धरातल की जो वास्तविकता वो भी भाजपा के खिलाफ है और स्वयं भाजपा ही भाजपा के खिलाफ है। ये कैसे?
एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं भाजपा वाले। लड़ तो कांग्रेस में भी रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। कांग्रेस में अहिरवाल में एक भी सीट पर बगावत नहीं है, नॉट ए सिंगल सीट। और जो बगावत आप कांग्रेस में बता रहे हो वो मैं बार बार कहता हूँ वो प्रतिस्पर्धा है। आप तुम्हारी शैलजा जी का नाम ले रहे अच्छा, बगावत और प्रतिस्पर्धा दोनों शब्दों का बड़ा आपने अलग इस्तेमाल किया। अंतर बता रहा हूँ सर, मैं उसका आपको उदाहरण बता रहा हूँ। आप लोग कहते थे कि भाई शैलजा हुड्डा के उम्मीदवारों के पास नहीं जाएगी और हुड्डा गुट के उम्मीदवार में शैलजा नहीं, यही कह रहे थे ना। शैलजा आज भी नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ में। वो तो पहले ही तय कर दिया था। क्या भाजपा के मैनिफेस्टो के अंदर राव इंद्रजीत थे, मनोहर लाल खट्टर थे? सभी नेता मैनिफेस्टो पर नहीं होते। आप ये अगर इस बात, अनिल विज थे, अगर अनिल विज भी कह रहा है मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, राव इंद्रजीत तो यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार के नाम पर वोट मांग रहा है, क्या वो थे रोहतक के अंदर जिस दिन इनका मैनिफेस्टो? देखिए ये बात दिलचस्प है और यही जब वरिष्ठ लोग जब बात करते हैं ना तो उनसे अनुभव साझा करने में अच्छा लगता है। जो तर्क दिए जाते हैं उससे इतर अगर आप कुतर्क देने की कोशिश करेंगे तो बात बिगड़ जाती है, लेकिन तर्क से ही आप अगर समीकरण बनाएंगे तो लगता है कि हाँ बातें हैं, बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। इनेलो की तरफ चलते हैं। भाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई लड़ाई है तो हमारी है और कोई है ही नहीं। नहीं, देखिए ये इनका वहम है और वहम इसलिए है क्योंकि इनको ये पता है कि बोला अगर हम ऐसी बात नहीं कहेंगे तो जो तीसरा जो दल है जिसको हम ये कह सकते हैं इंडियन नेशनल पीपल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो गठबंधन कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा। ये दोनों पार्टियां जो राष्ट्रीय दल है ये इस दौड़ को अपने बीच में ही रखना चाहते हैं। क्यों? लेकिन कारण है उसका, क्योंकि ये मुद्दे है कि क्षेत्रीय दलों को किस प्रकार से समाप्त किया जाए और हरियाणा की जनता क्षेत्रीय दलों को इसलिए महत्व देती है क्योंकि वही जो दल है वो जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता की असल समस्याओं को वही समझते हैं, उन्हीं का समाधान करने का प्रयास वही करते हैं। आज इनेलो की खुद की समस्या का समाधान हुआ है? इनेलो की कोई समस्या आप एक बता दीजिए जिसका आप समाधान। 20 साल से समस्या है। नहीं, 20 साल से समस्या आप ये तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो बार बार ये कहती है कि हम सत्ता में नहीं है 10 साल से, वो कहाँ है उनका पूछिए ना। और बार बार ये कहते हैं कि हमारे पार्टी में पूरी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा है, इनके पूरी तरह से पार्टी में फूट है। और कभी भी अतुल जी हम एक चीज देखते हैं, मकान मजबूत तब बनता है जब उसकी नींव मजबूत हो और जिसकी नींव ही कमजोर है वो मकान कभी मजबूत नहीं हो सकता। आज कांग्रेस में वही चीज हो रही है। कांग्रेस के बार बार जो बात कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम किया जा रहा है, नेताओं को किस प्रकार अपमानित करने का काम किया जा रहा है, तो उससे उनके जो शीर्ष नेतृत्व जो बार बार ये कहते हैं कि हम दलित और ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की वोट एक तरफा हमारे पास आ रही है। इनसे एक बार पूछिए लोकसभा के चुनाव में अगर इनको पूरी तरह से दलितों की वोट मिली है तो वो किस दम पर मिली थी और आज क्यों नहीं मिल रही? कारण उसका यही है। अहिरवाल में कितनी सीटों पे क्लेम कर रहे हैं? सीधा सवाल है। देखिए सीधा सवाल ये हरियाणा की जनता को तय करना है। अहिरवाल पे वोट किसको देनी है? इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, हरियाणा की जनता के बीच में जाना, अहिरवाल की जनता के बीच में जाना, उनको भारतीय जनता पार्टी की कमी और अपने मुख्य उद्देश्य को बताना, कांग्रेस की क्या कमी है और अपने बताने की हम क्या करेंगे और उन्होंने क्या किया। दूसरी बात ये आती है, मैं आपको एक ही चीज बता रहा था कि किस प्रकार से शैलजा जी का बारे में बात कर रहे थे, ये कि शैलजा जी को ये बात बताए ना, शैलजा जी एक वर्ग विशेष का नेतृत्व करती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, एक बड़ी दलित नेत्री है। और किस प्रकार से इनके पार्टी का जो मुखिया जो आज का बना हुआ है, जो अपने आप को तानाशाह बना हुआ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किस प्रकार से उन्होंने ये कहा है नेता है, तानाशाह नहीं, तानाशाही कह सकते हैं उसको, क्योंकि जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक एक करके सबको ठिकाने लगाने का काम किया, इसका मतलब तो वही है। आज हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, केवल और केवल हुड्डा कांग्रेस है। मुख्य जो कांग्रेस है वो शायद खत्म हो चुकी है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है विद्रोही जी मुख्य कांग्रेस में है, शायद हुड्डा कांग्रेस में नहीं है। लेकिन राहुल तो भी आए थे मंच पर, उन्होंने सबको बिठाया, सब कुछ सेटल कर दिया, तब फिर क्या हुआ? आपको देखा अगले दिन ही देखो ना, क्या अगले दिन साथ आए? आप दोनों को, किसी भी आदमी को अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ आप कुछ दम लगा के तो इकट्ठा रख सकते हैं, उनको थोड़ा सा समय मिला वो अलग हो जाएंगे। एक सेकंड के लिए अब ये लोग कह रहे हैं कि शैलजा जी अलग है, यही कह रहे हैं ना। अब आप शैलजा जी के, राहुल जी के बाद जितने कार्यक्रम है उनको देखिए, जिन उम्मीदवारों को हुड्डा गुटका कहा जाता था, शैलजा जी सिरसा और हिसार में उन हर उम्मीदवार के पास गई है, उनके पक्ष में वोट मांगी है। अगर गुटबाजी होती तो जिनको हुड्डा गुट के उम्मीदवार कहा जा रहा है उनका प्रचार शैलजा जी क्यों करती? अच्छा, इनेलो की उम्मीद पे आप क्या कहेंगे? इनेलो, देखिए इनेलो किसी जमाने के अंदर बड़ी पार्टी थी, पर आज हरियाणा की राजनीति में जो वर्तमान 2024 का चुनाव है, इनेलो का स्थान भाजपा ने ले लिया। अब 2024 के बाद क्या होगा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि 2024 में मेरा मानना है कि भाजपा हार रही है। भाजपा हारने के बाद हो सकता है कि इनेलो का दोबारा उदय हो जाए या न भी हो। 2014 के बाद, 24 के बाद ये तय होगा कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के बाद
प्रमुख विपक्षी दल भाजपा रह पाएगी, कौन होगा? या इनेलो रह पाएगा। जैसे पंजाब के अंदर तय हो गया कि वहाँ पंजाब के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई रहेगी, भाजपा और जो अकाली दल था वो साफ हो गया। वही स्थिति हरियाणा में 2024 के बाद होनी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष है आप यहाँ पर, आप ये बताइए कि हरियाणा में कई बार आप लोगों ने कोशिश की, पंजाब में आ गए, दिल्ली में आ गए, केजरीवाल अभी पिछले दिनों रैली कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई इन दोनों के बीच में ये राज्य है हरियाणा का और मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहाँ का बेटा हूँ। क्या लगता है कि इस बार बेटे को सौगात मिलेगी कुछ? देखो जी, ऐसा है कि अभी जो माहौल जो चल रहा है, आम आदमी पार्टी ने अपनी दम से इस बार इलेक्शन लड़ा है, उससे पहले दम से इलेक्शन नहीं लड़ा था, अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा दम से। कैमरे की तरफ देखे, हाँ, जब दम से हमने इलेक्शन लड़ा है तो उसमें हमने देखा है कि 90 की 90 सीटों हमने कैंडिडेट उतारे हैं, क्योंकि हमने कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश की थी, कांग्रेस ने की थी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा दगा किया, तो उसमें क्या गिनकर नहीं हो पाया। तो अभी इन 90 की 90 सीटों पर हमने कैंडिडेट उतारे और मजबूत। दगाबाजों के साथ जाना क्यों था? वो तो दगा ही था, देखो अभी खुद ही देख रहे हो, इंडिया गठबंधन में तो है, वहाँ दगा नहीं है। तो यहाँ तो देखो ना, पहले बोले 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे सीटें, मतलब ये घुमाते रहे, लास्ट के ऊपर हमें छोड़ दिया। ठीक है, तो क्योंकि हम थोड़ी मांगने गए थे सर। कितनी सीटों पे उम्मीद कर रही है आप अभी आने के लिए? हम तो 90 की 90 सीटें जीतने के चक्कर में, 90 की 90 चक्कर में होना और जीतना दोनों में अंतर होता है, चक्कर में अंतर होता है। वो जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन कितने में मैंडेट देगी, वो मैंडेट हमें स्वीकार होगा। कोई रणनीति तो होगी, कुछ तो आकलन होगा, कोई सर्वे होगा, इनेलो का सर्वे है, कांग्रेस का सर्वे है, बीजेपी का सर्वे, आपका भी सर्वे होगा। हमारा भी सर्वे है। क्या है? हमारे कम से कम 35 से 40 सीटें हमारी आ रही है आज के दिन। 35 से 40? बड़ा दावा है, बड़ा दावा। इतना दावा तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के भी नेता नहीं कर पा रहे। आज हम कर रहे हैं ना, आज के दिन हम कर रहे हैं, कल क्या होगा कल जनता जनार्दन बताएगी। ठीक है भाई, जनता के बीच में भी चलते हैं। आपने देखा कि दावे बड़े हैं और अब यहाँ पर सवाल होंगे। कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब, और किसी से सवाल भी लेना चाहे तो वो भी ले ले। क्या कहेंगे, क्या है यहाँ की राजनीति? यहाँ की राजनीति ना तो बीजेपी ने काम किया है, खर्ची पर्ची की बात करती है बीजेपी। सिर्फ सी और डी ग्रेड की भर्तियों में जो पढ़े लिखे एमएससी बच्चे थे उनको तो दे दी साफ सुथरी चीजें से, और ए और जो बी ग्रेड की जो बड़ी भर्तियां हुआ करती हैं उनमें गुजरात से 60 कैंडिडेट लगे तो 55 कैंडिडेट अदर स्टेटों के लगा के लगाए, और बैकलॉग से सारे पैसे इनके जो एचपीएससी के मेंबर थे कल तक वो ये बात कहा करते थे कि इनके पास कुछ नहीं है, आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं। आज ये बात कहते हैं कि हम बगैर खर्ची पर्ची के हमने नौकरियां दी हैं। हम क्या कौन है यहाँ पे? फिर यहाँ पर इस समय कोई भी ना तो कांग्रेस आगे है ना बीजेपी, ये आपस में इनका जूतम बाजार हो रहा है। तो आगे कौन है? अभी जनता का मूड कोई तय नहीं हो पाया। आपका मूड क्या है? मेरा मूड है जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको देंगे। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है, जो पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, वो अपना दावा करते हैं, लेकिन जनता वो हिडन तौर पर अपने मुद्दे और अपने एजेंडे तय करके बैठी है। वो कहती है कि जिससे नाराजगी है वो चाहे कैंडिडेट के तौर पे हो या पार्टी के तौर पे हो, उससे नाराजगी रहेगी। हम अपना वोट जब कास्ट करेंगे तो हमारा अपना अधिकार है, हम अपने तरीके से करेंगे। ये पार्टी और खुद जो कैंडिडेट हैं उनको भी शायद इसका एहसास नहीं होगा। कुछ और लोग हैं? हाँ भाई साहब, अरे बड़ा पीला पीला पहन रखा है आपने, एकदम मतलब परचम लहरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से तो नहीं है? नहीं जी नहीं। तो किस पार्टी से? तो मैं एक ही बात जनता है? हाँ, जनता। बताइए जनता के मुद्दे क्या है? एक ही बात कहना चाहता हूँ, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, मरनोलाल, हुड्डा सबको देखा। मेरा ये मानना, इब कहना आम आदमी को, मनोहर लाल को भी देखा। हाँ, अगर मनोहर लाल को कह रहा हूँ, भूल जाइए, ऐसे मत भूलिए ना, एक लाल वो भी है। हाँ, मनोहर लाल तो वो सबको ही पता है, वो तो खिचड़ी मांगने खानी आदमी है, उसने कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 9.5 साल में उसको हटा दिया गया, उसको नायब श्रेणी को लाया है। मेरा ये मानना है, इब कहना हरियाणा में आम आदमी की सरकार आएगी। निकले आम आदमी पार्टी के? आम आदमी का आम आदमी? हाँ जी, पार्टी तो नहीं? अभी पक्का? हाँ जी, सारे खड़े तो हैं। आम आदमी का मुद्दा क्या है? मुद्दा बताइए। देखो, आम आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, 78 साल आजादी हो गया, ये 4 मूलभूत सुविधा हमें चाहिए। तो भाई साहब, हाँ जी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, सारी पार्टियां तो कह रहे हैं सब मुफ्त देंगे, तो किसको चुनेंगे? मेरे बात सुनो, ये सारे नेता लोगों ने, इनका रोड इनका, ठेका इनका, स्कूल इनका, हॉस्पिटल इनका, बड़े बड़े होटल इनकी, ये क्यों ठीक करेंगे? हमें कुछ लगा जो आम आदमी की जो जिज्ञासा की जो भावना समझता है वो केजरीवाल समझता है। केजरीवाल? हाँ जी, आम आदमी पार्टी? हाँ, वो चलो घूम के आती है राजनीति, घूम के कनेक्शन आ गया। आता है, वो कहाँ जाए तो, क्योंकि दिल्ली देखो, पंजाब देखो, 10 साल में जो मतलब राष्ट्रीय लेवल पे उभरे हैं, और क्षेत्रीय दल का तो कोई महत्व रहे नहीं यहाँ पे। यहाँ पर बीजेपी लड़ती है, कभी कांग्रेस लड़ती है, छोटी बड़ी बहन है ये कांग्रेस बीजेपी।
आपको भी पता है। इनेलो भी तो है बड़ा भाई, 20 साल पहले थे सत्ता में, थे जब थे। हाँ। अब उनका कोई वजूद नहीं है, क्षेत्रीय दल का वजूद ही नहीं है। वजूद ही नहीं रहा है। देखो तो आम आदमी पार्टी का वजूद कैसे होगा यहाँ पे? आम जनता पसंद कर रही है, आम मुद्दों का। देखिए ये बहुत अच्छी बात कही कि आम जनता पसंद करिए, जिस पार्टी को, जिस नेता को आप पसंद करते हैं आप उसको चुनते हैं और ये जनता का अधिकार होता है। सर आप कुछ कहेंगे? कोई सवाल अगर उन लोगों से तो वो भी सवाल भी लीजिए, या कुछ आपको कहना है मुद्दों के आधार पर वो भी बताइए। देखो, मेरा नाम नवीन गुड़िया है और मैं आईएनडी का कार्यकर्ता हूँ, आईएनडी इनलो पार्टी का। ये तो कह रहे हैं वजूद ही नहीं है। हाँ, इनका ये इन्होंने कह दिया, मोबाइल इनका हक है कहने का, ठीक है ना। कहने से और करने में बहुत फर्क है। देखो, चौटाला राज का जब राज था तो मुझे इतना पता है कि चारों तरफ पूरे हरियाणा के अंदर जो चौटाला साहब ने नौकरियां दी थी वो ना तो बीजेपी ने दी ना वो कांग्रेस ने दी, ठीक है। जो विकास कार्य उस शासन के अंदर हुए, ठीक है, वो अब तक नहीं हुए, मैं इतना जानता हूँ। इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि इस बार इनेलो अच्छा करेगी। अब अच्छा करेगी तो हम इतना अच्छा कार्य करके दिखाएंगे कि शायद ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये है ना, ये सारी फ्लॉप हो जाएंगी। देखिए भाई, इनेलो के समर्थक भी कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि अगर किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति होता है वो भी प्रदेश की जनता ही है। उसको आप ये मत कहिए कि वो जनता नहीं है, इनेलो का हो गया, बीजेपी को हो गया तो वो जनता से बाहर हो गया। वो भी जनता है और वो अपने विचार रखते हैं। भाई साहब ने यही कहा है कि इनेलो अगर अच्छा करेगी तो इस बार हम अच्छा काम करके भी दिखाएंगे। अगर आप बात करें, कल अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, अमित शाह जी यहाँ पर आके कहे थे, मेरे एक सामने बाजरे की ढेरी लगी हुई है, वो कह रहे थे बोले इस बार बाजरा 3100 रुपए में खरीदेंगे। एक बार आप यहीं पे खड़े हैं, एक बार यहाँ पे ढेरियां लगी है, एक बार इनसे पूछिए भाव क्या खरीद रहे हैं। कोई कह रहा है 2100 खरीद रहे हैं, कोई कह रहे हैं 2200 खरीद रहे हैं। बताइए वो सर। भाव, एक मिनट, एक चीज और छोटी सी बात और दूसरी बात, पिछली बार 2023 में इन्होंने कहा था कि बाजरा को एमएसपी पे खरीदेंगे, एमएसपी पे नहीं खरीदा, बोला भावांतर देंगे। एक बार पूछिए क्या अहिरवाल में भावांतर की पूरी रकम दी गई? नहीं। जवाब ले लेता हूं। और भावांतर अब कितना देंगे? ठीक है, भावांतर की बात करें, अमित शाह जी ने जो रैली में खड़ा होकर वहां पर बयान दिया था कि बाजरा हम 3100 रुपए के ऊपर खरीदेंगे, वो हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने घोषणा की हुई है। तो खरीदा तो नहीं जा रहा ना, हम यही तो कह रहे हैं। अगर खरीदा जा रहा है तो यहाँ पे बाजरा बिक रहा है। पहले 900 अगर ये रुपए के बाजरा भाव बिक में गया तो फिर बाजरा हम क्या खरीदा करेंगे? जाता था। और कांग्रेस की सरकार जब राजस्थान में थी तो उस राजस्थान से 900 रुपए में बाजरा लेकर लोग किसान यहाँ पर आते थे और 1260 1250 रुपए में बाजरा यहाँ पर हमारे यहाँ रेवाड़ी की मंडी में बेचने का काम किया जाता था। तो ये तो बीजेपी यहाँ राव साहब के भरोसे जीतेगी या पार्टी के काम के, सरकार के काम के आधार पर? देखिए जी, राव बीजेपी का जो काम है, जो भी नीति है, जो भी विकास है, ये उसके दम पर खड़ी है और उसका स्तंभ हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी हैं यहाँ पर। ठीक है, आऊंगा। भाई, कांग्रेस का ये दावा है कि कांग्रेस की आंधी चल रही है। राहुल गांधी ने दावा किया था हरियाणा जब वो आए, फिर से उनकी यात्रा वगैरह भी आनी है, प्रियंका गांधी भी शायद सुनना कि आने वाली हैं। बीजेपी कह रही है उनकी लहर है, इनेलो कह रही है कि हमारा कहर है, क्योंकि हम कमेरे वर्ग की पार्टी और गठबंधन के साथ आए हैं। आपकी आंधी कैसे है? देखिए, भाजपा के लोग क्या कहते हैं, वो तो असत्य बोलते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री असत्य बोलकर कुरुक्षेत्र में ये कह दे कि भाई मैं हरियाणा के हर परिवार को 80,000 रुपए हर साल दे रहा हूँ, तो छोटे नेता क्या झूठ बोलेंगे? बताना भी बेमानी है। अमित शाह जी आगे बोला 24 फसलों का एमएसपी हरियाणा में दे रहे हैं। ठीक, आप 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं, 7-8 फसलें तो ऐसी हैं इन 24 में जो हरियाणा में होती ही नहीं। अब इन्होंने 6 अगस्त को कहा कि हम 14 फसलों के एमएसपी दे रहे हैं, जिसमें जूट की फसल, मलादी की फसल और नारियल की फसल। भाई, क्या तो वो नायब सिंह सैनी जी के घर में होती होगी या राव साहब के फार्म में पैदा होती होगी? हरियाणा में तो होती नहीं। जब जो फसल होती नहीं उसको भी गिन रहे हैं। और घोषणा कब की है? 6 अगस्त को। और खरीफ की फसल कब आएगी? अक्टूबर में। अभी ये खरीद शुरू कर रहे हैं, खरीद की नहीं, उससे पहले कर हमने भाव दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए विद्रोही साहब, एक सेकंड विद्रोही साहब, एक बात बताइए। आप लोग कह रहे हैं कि आप सरकार में आएंगे तो ये वादे पूरे करेंगे। बीजेपी हो, बाकी और भी जो विपक्षी पार्टियां, वो कह रही हैं कि जहां पर आप सत्ता में हैं वहां पर तो आप सत्ता में रहने के बाद भी वो काम नहीं कर पाए, यहां कैसे करेंगे? देखिए, ये तो झूठे लोग हैं, झूठा प्रचार करते हैं। ये तो आप उन राज्यों से जाकर पूछिए। दूसरी बात, मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूँ। ये हमारी 7 गारंटियां जो हमने दी हैं, ये हमने आज से नहीं दी हैं, पिछले 1 साल से दे रहे हैं। और ये हमें गालियां बकते थे, कांग्रेस की झूठ बोलते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, यही कहते थे। हमारी 7 गारंटियों में 5 गारंटी इन्होंने एज इट इज कॉपी कर ली। अब उन गारंटियों पर आ जाओ।
जो भाजपा के कथित 5 संकल्प पत्र हैं उन पर 28,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा 1 साल के अंदर, और हमारे जो 7 गारंटियां हैं उन पर होगा 30,000 करोड़ रुपए। अगर हम 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो कह रहे कांग्रेस पैसा कहां से ले आएगी, और खुद 28,000 करोड़ की गारंटी दे रहे हैं, बोलो हम पैसा ला देंगे। तो जो लेकिन हिमाचल में, कर्नाटक में, वहां पर आपने क्या वादे पूरे कर दिए हैं? वो भी बिल्कुल किए हैं। पर हाँ, मैं मानता हूँ हिमाचल एक छोटा राज्य है और हिमाचल के अंदर जो केंद्र से सहायता मिलती है, आप अच्छी तरह जानते हो, आर्टिकल 371 के जो छोटे राज्य हैं उनको केंद्र सहायता देता है, जिसमें पूरे पूर्वोत्तर को देता है, और हमारे इधर ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर होता था। तो जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 हटने के बाद वो स्थिति हट गई, पर हिमाचल प्रदेश में धारा 371 के तहत अब भी विशेष सहायता मिलती थी। अब जब केंद्र सरकार सहायता नहीं देगी, जीएसटी का पैसा रोक लेगी, तो स्वाभाविक है आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। जहां आप सरकार में वहां काम न कर पाए तो केंद्र को दोषी ठहरा। मैं दोषी नहीं ठहरा रहा, रोक रखा है ये तो आप, मैं गलत कह रहा हूं तो पार्लियामेंट के अंदर जवाब है कि जीएसटी का। ठीक है भाई, कांग्रेस का ये तर्क है कि वो काम करना चाहते हैं और काम करेंगे भी सरकार में, लेकिन जहां पर सरकार में है वहां पर केंद्र की भूमिका है। जनता के बीच में जाए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया और मैं ले लूं। आम आदमी पार्टी बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस बार है, और चूंकि केजरीवाल ने एक त्याग किया है सीएम पद का, वो कह रहे हैं दिल्ली की जनता के बीच में तभी जाऊंगा जब चुनाव आएगा और फिर से जनता चुनेगी तो मैं सीएम बनूंगा, नहीं बनूंगा जनता तय करेगी। हरियाणा में क्या आप लोग तय करके आए हैं कि आप लोग को असल में इन तमाम पार्टियों से अलग कौन सी राजनीति करनी है और क्या करना है जनता के लिए? देखो जी, ये जो कांग्रेस है और बीजेपी है, इन लोगों ने क्या किया कि जनता के साथ धोखा किया है। जो भी अगर कुछ करते हैं, जो भी गांठे देते हैं, सब इनकी हवा मुड़ जाती है। भाई इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ है, फिर कह रहे हैं कांग्रेस धोखा करती है, बगावती है, दगा करती है, मतलब है क्या? कुछ तो समझाइए। देखो जी, अभी क्या है कि अभी आम आदमी पार्टी इलेक्शन है किसका? विधानसभा का। पहले इलेक्शन है लोकसभा का। लोकसभा हमारा गठबंधन है। दगाबाज तो लोकसभा में भी होगा दगाबाज, दगाबाज तो विधानसभा में भी होगा दगाबाज। गजब का तर्क है। वहां भी हुआ था, वहां भी हमने वहां भी दगा किया कांग्रेस ने। वहां भी हमारे जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो सीटें थी हमारे पास, सीट वहां हम कई जगह ऐसी जगह से आ रहे जहां के ऊपर कांग्रेस करा था, जाके कांग्रेस का कैंडिडेट जीता हुआ था, वहां से हम आ रहे हैं। तो दगाबाजों के पीछे क्यों लगे हुए थे? गठबंधन कर लो विधानसभा में। तो कहाँ लगे भी विधानसभा? अरे लगे थे, वो तो राहुल उन्होंने रखा नहीं। राहुल जी ने लेके आए थे, हमने गए थे। राहुल जी ने खुद ऑफर किया था हमें। कब किया था? राहुल जी ने ऑफर किया था। कहाँ किया था? क्यों? दिल्ली में किया था उसने। कैसे कैसे किया था बताइए, आप बताइए कैसे? नहीं मैंने तो नहीं देखा भाई, तो पूछ रहा हूँ आपसे कैसे? राहुल जी ने ऑफर किया था कि भाई हम अगर मान लो गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं तो एक बार आम आदमी से बात कर लीजिए। तो बात करने के लिए बोला था उन्होंने, तो इन्होंने किया था उसमें। देखिए आज भी आम आदमी पार्टी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। अब दगाबाज बता रहे हैं आपको। इनके नेताओं के बयान में और ये जो बयान दे रहे हैं दिन रात का अंतर है। केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा कि भाई हरियाणा में सरकार बनेगी, वो तो कह रहा कि मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी। जो इनका मुखिया है वो नहीं विद्रोही साहब मैनेज कर रहे हो आप। नहीं मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, यही कह रहे हैं ना। दूसरी वास्तविकता यही कह रहे हैं ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने ऑफर दिया था। देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब राघव चड्ढा ने सार्वजनिक रूप से मान लिया कि मैं केसी वेणुगोपाल के पास गठबंधन का प्रस्ताव लेकर गया था, ये तो कह रहे राहुल गांधी ने ऑफर दिया था ना। आप राघव चड्ढा की बात मानेंगे या रेवाड़ी? वो तो मैंने देखा था, ये वाला नहीं देखा था ना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आप राघव चड्ढा से बड़ा रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष को मानते हैं तो मैं कोई टिप्पणी करने नहीं, मैं तो इनको भी मानता हूँ बड़ा। मैं तो असमर्थ हूँ, मैं तो मानता हूँ ये भी बड़े हैं भाई। मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बहरहाल अच्छा। हाँ ऐसा है कि हमारे जो सीनियर लीडर है वो सर्वोपरि है, हम उनके नुमाइंदे हैं। तो ऊपर जो डिस्कशन होता है वो है जो सिचुएशन के मुताबिक होता है। तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी उनकी, मानने के ना मानने के वो जानते हैं। ठीक है, दूसरे सर एक और मेरा आऊंगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक समर्थक है, आम आदमी पार्टी की है ना? जी। अच्छा हाँ बताइए भाई क्या है? मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस ये खाली खोखले हैं, इनके पास कोई वादा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, और जो कहती है वो करती है। बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है। पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जो गारंटी दे रहा है वो गारंटी करके जाएगा। बिजली गारंटी 24 घंटे, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, घर घर में ये सारी सुविधा जो ये अरविंद केजरीवाल का वादा है, गारंटी है, अरविंद केजरीवाल पूरी करके जाएगा। और घोटाला हो गया तो? घोटाला नहीं हुआ, घोटाला आज तक कोई साबित नहीं किया। दिल्ली में घोटाला नहीं हुआ, एक पैसा घोटाला नहीं, एक पैसा घोटाला नहीं। दिल्ली में एक पैसा घोटाला नहीं, जब तो जेल से क्यों आए हो?
अच्छा, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है, तो कांग्रेस, बीजेपी, नेलो, बसपा क्या मंगल ग्रह की पार्टी है? कांग्रेस देख लिया, बीजेपी को देखा, ये महाचोर है, महाभ्रष्ट है। कांग्रेस को इस रेवाड़ी को जनता को लूट के खा गया। चौटाला हो, चाहे भजनलाल हो, चाहे बंसीलाल हो, चाहे इंद्रजीत हो, ये कप्तान हो, ये रेवाड़ी को लूट के खा गए जबरदस्त। भाई देखिए, जनता का यही आक्रोश होता है, जब बोलती है तो खुलकर बोलती है और बड़े बड़े नेताओं को लपेट लेती है। ताऊ, आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपसे जानना चाहूंगा, आप बैठे ही रहिएगा, क्या है रेवाड़ी का मुद्दा, क्या है अहिरवाल में इस वक्त की राजनीति? सुनो, मेरा गांव सुलका, एक सरपंच हूँ, होशियार सिंह नाम है, और अब फिलहाल कोई कुछ भी बकवासबाजी करो, कोई पार्टी मतलब अपने लिए मुद्दा के लिए मतलब सब वोट मांगते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में आज का टाइम ऐसा है कि जनता पार्टी से सब दुखी है, हर वर्ग दुखी है, 36 कौम दुखी है, ठीक है ना। और लहर चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस में किसकी? कांग्रेस की या हुड्डा की? नहीं, कांग्रेस की। कांग्रेस की, ओनली कांग्रेस की। कोई मतलब सभी है, इक्वल है, कोई किसी का मतलब कोई शैलजा का, उसका कोई मतलब। हाँ, मेरा सुलखा है, मतलब एक है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। कोई फूट नहीं है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? कांग्रेस की आएंगी मेजोरिटी 60 से 65। 60 से 65। भाई, ताऊ का दावा बहुत बड़ा है और ताऊ का अनुभव भी बहुत लंबा है, ठीक है ना। हाँ। और 78 साल मेरी हो गई और राजनीतिक में रहता हूँ, ठीक है ना। अगर 60 और 65 से नहीं आ गई तो हमें क्या? भाई, ताऊ कह रहे हैं ठीक है ना, अगर 60 से ऊपर नहीं आई और मेरी 78 साल उम्र है, मेरा अनुभव अगर काम नहीं आया तो फिर ठीक है ना। अब ठीक है ना कि क्या है, ठीक नहीं है, ये जनता बताएगी 5 तारीख को। हाँ, कुछ आप कहेंगे? कहेंगे कि कांग्रेस आओगी फुल मेजोरिटी से, फुल मेजोरिटी से कांग्रेस आएगी। भाई देखिए, अलग अलग लोग हैं, कुछ पार्टियों से भी जुड़े हैं, कार्यकर्ता भी हैं, विचारधारा भी है। हाँ, एक सवाल भी है। डाइनवाल जी ने ना बहुत अच्छी तरह बीजेपी के कार्य बताए कि उन्होंने पिछले 5 साल या 10 जो सरकार में रहे, उन्होंने रेवाड़ी के लिए क्या किया। दारूरेडा के बस स्टैंड से और रेवाड़ी तक सारे काम इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गिनाए। ऐसा काम रेवाड़ी वालों को, डाइनवाल साहब भी नेलो से हैं? नहीं, उन्होंने गिनाए बीजेपी के। अच्छा। बीजेपी के जो काम गिनाए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे कभी भी गलती से भी आप सरकार में आ जाए तो ऐसे काम ना करिएगा, रेवाड़ी वालों को वो काम नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने बड़ा अच्छा स्लोगन दे रखा है, हाथ बदलेगा हालात। इतने सालों तक आप रहे, तब ये आपका हाथ ने हालात नहीं बदले रेवाड़ी के। अब कौन सी उम्मीद लेके आप इस हाथ के साथ आप रेवाड़ी के सामने आ रहे हैं? सवाल किससे है? किसके? आ रहा हूँ। इन्हीं से है कि भैया आपका हाथ रेवाड़ी का हालात नहीं बदलने वाला है। देखिए, नहीं बदलेगा। मैं भाई साहब की एक बात का जवाब देता हूं। रेवाड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। राव साहब ने राव इंद्रजीत कौन थे? कांग्रेस के थे ना, अब नहीं है। तो बनाई किसने? सरकार की बात कर रहे हो ना। मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ, 10 अगर सुनिए, तो करेंगे। एक राव इंद्रजीत अगर कांग्रेस के सांसद नहीं होते या मंत्री नहीं होते तो क्या यूनिवर्सिटी बना देते क्या? तो कप्तान साहब ने भी नहीं बनवाई। अरे कांग्रेस ने बनाई, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए ना। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने बनाई। इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? हरियाणा के अंदर केवल मात्र 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है सर, केवल 4, जिसमें से 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तो पहले के बने हुए हैं और नए 2 इंजीनियरिंग। तो नाराजगी क्यों है इनकी? फिर इनका ये अधिकारी है, इनका अपना विचार हो सकता है। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस ने बनाए, 2 पॉलिटिकल कॉलेज रेवाड़ी में कांग्रेस ने बनाए, 6 सरकारी कॉलेज कांग्रेस ने बनाए। अगर आपने बनाए होते तो आपकी सरकार रहती ना, सरकार जाती। सरकार आपको तो हटाने बीजेपी आई थी, आपने काम सवाल बीजेपी को हटाना ही नहीं पड़ता आपको। एक मिनट, आप हल्ला मचाते हो, आपकी मर्जी, पर मैंने जो उपलब्धि बताई है, अगर वो गलत है तो आप सवाल कीजिए। मैंने सवाल बताया
ठीक है भाई, देखिए ये व्यक्तिगत लोगों की विचारधारा भी होती है और साथ में नाराजगी भी होती है तमाम पार्टियों से। इसीलिए इनेलो एक दावा कर रही है कि हम 20 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन अब हम विकल्प बन सकते हैं। भाई, आप बीजेपी इस वक्त बड़ी चुनौती में है, क्या कहेंगे कि जो आरोप प्रत्यारोप? वेद प्रकाश विद्रोही जी ने जो बात कही अलग अलग राज्यों की सरकारों के बारे में, आपने तो मध्य प्रदेश में भी वादा किया था कि पहली कलम से ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपने करा क्या? आप लास्ट तक लगे रहे, आपकी सरकार बदल दी। राजस्थान में आपने वादा किया था, आपने कोई बात पूरी करी? आप अभी कह रहे हैं कि हमने 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए और अपने इंजीन कॉलेज इन्होंने पब्लिक के लिए नहीं बनवाए, इन्होंने अपने कप्तान अजय सिंह यादव ने अपने एमआर के इंस्टीट्यूट बनवाए, अपने भाई भतीजों के बनवाए, अपने लो कॉलेज खोले, अपने आप का विकास किया। इन्होंने रेवाड़ी की जनता का विकास नहीं किया, इन्होंने रेवाड़ी की जनता को लूटने का काम किया, बरगलाने का काम किया। आप 50 साल से आप अपने घर के बाहर जो इनका कप्तान साहब का निवास स्थान है, वहाँ पर पानी भरा रहता था 2014 से पहले। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इनके घर के बाहर रोड बनवाने का काम भी हमने किया। भाई देखिए, यहाँ जय श्री राम के नारे भी हैं, मुद्दों की गूंज भी है, व्यक्तिगत लोगों की अपनी छवि भी है, यानी बड़ा मिक्सअप है, कुछ हिडन है। वंदना पोपली हमारे बीच में है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे आप अक्सर इनको टीवी डिबेट में देखते होंगे। थोड़ा सा विलंब हो गई आने में। वंदना जी, बड़ा मिक्सअप सा अहिरवाल की राजनीति क्या कह रही है? अहिरवाल की राजनीति ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने योग्य व्यक्तियों को नौकरियां दी हैं और घर घर में नौकरियां दी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी इनकी सरकार नहीं आई है और ये 50 वोटों के बदले में 1 नौकरी देने की बात कर रहे हैं। गोगी जी कहते हैं पहले हम अपना घर भरेंगे, बाद में जनता के बारे में सोचेंगे। तो अहिरवाल के लोग जो है वो समझदार हैं, हरियाणा के लोग समझदार हैं, इस बात को जानते हैं कि कौन अपने घर की बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है जनता की। तो हम हैट्रिक लगाने वाले हैं, हम हरियाणा में भी हैट्रिक लगाने वाले हैं और रेवाड़ी में भी हैट्रिक लगाने वाले हैं। तीनों सीटें हम जीतने वाले हैं। देखिए, बड़ा दावा है। यहाँ पर जो दावे होते हैं ना, उन दावों की हकीकत क्या होती है, इसको देखना होता है। सवाल इस बात का है कि आखिर वाकई किसी एक पार्टी या पार्टी के नेता, उनकी अपनी छवि वो महत्वपूर्ण होती है, या फिर पार्टी जो कि सरकार में रहती है वो सरकार के तौर पर जब काम करती है तो उसका आकलन होता है सकारात्मक या नकारात्मक। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। ताऊ, कुछ कहेंगे आप? कह रखिए जीतेगा। कौन? ये क्या नाम है इसका, अपने भाई जीतेगा, इन्होंने कहा जीतेगा। कौन जीतेगा ये नहीं पता है, ये अपने आप में दिलचस्प है। हाँ सर, पहले तो विद्रोही जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी और हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। पहले तो ये एसवाईएल पर अपना स्टैंड क्लियर करे और फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने, अमित शाह जी ने कहा कि हम एमएसपी पे वो करेंगे। जब 750 किसानों की जान गई और 3 काले कानून लागू किए जा रहे थे, तो उस समय कहाँ थे अमित शाह जी और कहाँ थे नरेंद्र मोदी जी? अगर वे पहले ही अगर उन्होंने कानून वापस लेने थे तो पहले ही ले लेते। 750 किसानों की जान तो ना जाती अगर वो किसानों के इतने पक्षधर थे। एक ही नेता था उस टाइम, अभय सिंह चौटाला, जिसने किसानों के आंदोलन में अपना इस्तीफा दिया। 4500 विधायक हिंदुस्तान में थे, लेकिन एकमात्र विधायक था जिसने किसानों के आंदोलन में इस्तीफा दिया। चौटाला साहब के समर्थक हो? मैं उनका वोटर हूँ जी। वोटर, ये देखिए अच्छी बात है। वोटर खुलकर भी बोलता है, वो कहता है कि मैं वोटर हूँ और किसका हूँ ये भी बताता है और कई बार नहीं बताता है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई ने कुछ बोला उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एक डिबेट में बताया था कि क्या एक बात बताइए कि पंजाब में ही किसान है क्या? दक्षिण हरियाणा में किसान नहीं है? किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने क्या नहीं किया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ था वो राजनीतिक पंजाब में नहीं होता, हरियाणा में हुआ था। सुनो हरियाणा में हुआ था। यहाँ से यहाँ संगवाड़ी, यहाँ हाईवे पर से किसान लौटाए थे, यहाँ किसान लौटाए गए थे, यहाँ पे धरना देने आए थे, यहाँ पे धरना देने आए थे, यहाँ से वापस लौटाए। यहाँ पे यहाँ के किसानों ने ये बोला कि यदि तुम यहाँ रहते हो तो यहाँ
के किसान उठकर आपको यहाँ से खदेड़ देंगे। यहाँ के किसानों ने आंदोलनकारियों को भगाया यहाँ से। कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो? क्या पंजाब का किसान इस देश का नागरिक नहीं है? बीजेपी ने किसानों के लिए क्या नहीं किया? एमएसपी पे सारी फसलें एमएसपी पे बिक रही है। एमएसपी पे जिस बाजरे का रेट, अच्छा भाई साहब, राजस्थान में जो एक सवाल भाई, इतना काम किया आप लोगों ने, तो प्रत्याशी क्यों बदला गया? रेवाड़ी में प्रत्याशी क्यों बदल गया? ये तो कोई बात हुई नहीं। रेवाड़ी में प्रत्याशी, पंजाब वाला किसान यहाँ पर प्रदर्शन करे तो बात होगी, और रेवाड़ी में प्रत्याशी की बात कर रहे हो आप। संगठन, हमारा संगठन जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि है। पार्टी का निर्णय, पार्टी का निर्णय, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करना से भी हमारे कोसली का विधायक तन मन धन के साथ रहेंगे और बिल्कुल जिताने की चुनाव। कोसली का विधायक को रेवाड़ी लाया गया। अगर काम कराया होते तो कोसली में ही काम कर लेते, तो कोसली में विधायक दूसरी बार बन जाते। ठीक है, जवाब ले लेते। एसीआर के दम पर एक वो उस व्यक्ति को लाया गया है जो सब डिवीजन पे था, उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये तो प्रमोशन हुआ है। 1150 करोड़ रुपए का काम करने वाला, 1150 करोड़ रुपए का काम करने वाला विधायक रेवाड़ी का उद्धार करने आ रहा है। इनकी 50 साल की कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ आकर रेवाड़ी को चमकाने का, रेवाड़ी को डेवलप करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार तक सीमित नहीं रह गई। हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को मौका देकर राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर मजबूत करने का काम पूरे शहर को और विधानसभाओं को कर रहा है। मैं ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण यादव को कोसली से रेवाड़ी क्यों लाएगा, इसका जवाब मैं देता हूँ। उनके पास लिखित में 1200 करोड़ रुपए है, एक पर्ची। अगर कांग्रेस के पास, यहाँ से हमारे कप्तान साहब थे, अगर कोई भी पर्ची दे दे और अगर पर्ची नौकरी की बात करते, नौकरी की मैं कहता हूँ जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। मैं भी एक युवा हूँ। देखिए, एक युवा की बात और उसका सच, एक युवा ही बता रहा। जल्दी। मेरी उम्र 22 साल है। अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो नौकरी कहाँ से लगूंगा? मेरे को घर बैठा, मेरे पास पैसे होंगे, किसी दलाल को दियाऊंगा 20 लाख 10 लाख, मेरे को नौकरी लगा तो लगा देगा। मेरे पास देने के लिए नहीं, कहाँ से नौकरी लगूंगा? जब मैं पढ़ाई करूंगा, अपनी पढ़ाई को टाइम दूंगा तो नौकरी लगूंगा। और ये बीजेपी सरकार, ये एक युवा साथी है। इनका अपना जो तर्क है ना, वो बहुत बढ़िया है। वो कह रहे हैं कि मैं 22 साल की उम्र का हूँ, मेरे पास अगर पैसे होंगे तो शायद मैं खर्ची पर्ची पे जाऊंगा या कोई पैसा कहीं पे दे पाऊंगा, लेकिन पैसे नहीं है तो क्या करूंगा? उसका एक तरीका है, पढ़ाई लिखाई करूंगा और काबिलियत के आधार पर, मेरिट के आधार पर आगे जाऊंगा। ये सबसे अच्छी सच्चाई है। ठीक है भाई, मैं आपको एक सबूत देता हूँ। मैं अभी राजस्थान पुलिस का मेरा एग्जाम था, राजस्थान पुलिस में, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। मेरे किसी बंदे से बात हुई, वो बोला कि सरकार में पैसा देगा तो नौकरी लगेगा। मैंने कहा मेरे नंबर ऊपर है तो मेरे नंबर क्यों नहीं आए? तो बोले पहले पैसे दे, तेरा काम होगा। पैसे देने से काम होगा क्या? बीजेपी सरकार आएगी और बिना खर्ची के नौकरी लगेगी हम। ठीक है। अरे आप तो आम आदमी पार्टी तो बीजेपी का नारा क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी किसान विरोधी है। अच्छा। बीजेपी किसान विरोधी है। हाँ। बीजेपी किसानों का भला नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी बीजेपी। एक आम आदमी पार्टी है जो भला करेगी। ठीक है, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। हाँ। मैं जो भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि बोला कि भाई जो पंजाब के जो किसान थे, पंजाब के जो किसान थे, उन किसानों ने मतलब आंदोलन किया। तो मैं भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ कि भाई जो अगर मान लो कि पंजाब में जो किसान थे, आंदोलन किया वो आम आदमी ने किया, तो राजस्थान में जो किसान थे, राजस्थान में जो किसान थे, जो यहाँ पे खेड़ा बॉर्डर पे थे, वो कौन से किसान थे? वो तो बहुत आम आदमी सरकार नहीं है। यूपी के अंदर जो किसान आए थे, उन किसानों ने जो किया था, जो किसी के साथ आए थे, वो किसान आम आदमी को नहीं भेजा, तो ये बीजेपी भेजा, किसने भेजा? ठीक है। अरे भाई जबरदस्ती। हाँ, बोले क्वेश्चन नहीं, जवाब दे रहे हैं आप। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि खाम खाई का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएं। किसान आंदोलन था और उसमें कोई मना नहीं कर सकता उसको, क्योंकि अपने उसमें साफ कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इनका। दूसरी बात ये, इन्होंने किसान नहीं छोड़ा, स्टूडेंट नहीं छोड़ा, पुलिस नहीं छोड़ी, उसके बाद में लड़कियां नहीं छोड़ी, पहलवानों को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इन्हें छोड़ा किसी को वोट मांग रहे हैं। देखिए, सारे मुद्दे आ जाते हैं बीच में जब चर्चा होती है राजनीतिक तौर पर चुनाव में, तो उस वक्त इस तरीके की चर्चा लगातार होती है। विद्रोही साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आऊंगा डेनियल साहब के पास। वंदना जी, उसके बाद एक नौजवान साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई शिक्षा प्राप्त करो और योग बनो। शिक्षा आप कब प्राप्त करोगे? जब आप शिक्षा का ढांचा मजबूत करोगे।
खट्टर जी ने रेवाड़ी के अंदर एक बॉयज कॉलेज बनाया 2016 के अंदर। 8 साल हो गया, 4 कमरों में चल रहा है, ना तो उसके लिए जमीन ली है आज तक और ना उस कॉलेज के लिए भवन बनाया। आधारभूत ढांचा है नहीं, स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, कॉलेजों के अंदर शिक्षक नहीं है, स्कूलों के अंदर शिक्षा का माहौल नहीं है। जब आपका आधारभूत ढांचा ही शिक्षा का नहीं होगा, आप कैसे शिक्षित होंगे? वो आम आदमी पार्टी बना देगी शिक्षा के लिए मॉडल, वो कह रहे हैं। मैं भाजपा वो दावा कर रहे हैं हम ही बनाए। मैं भाजपा से पूछ रहा हूँ, 10 साल इनका राज रहा है ना। मीरपुर यूनिवर्सिटी का जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, वहीं का वहीं खड़ी है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमने बनाया था उसका विकास होना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ। कोई नया एजुकेशन संस्थान नहीं आया। और छोड़ो, रेवाड़ी के अंदर ये कह रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं ना। रेवाड़ी के अंदर आप पार्टी के लोग हैं, आप रेवाड़ी में पार्टियों के लोग हैं। मैं जानता हूँ एक एक व्यक्ति को कार्यकर्ता है। आप बिना यहाँ से कैमरा लेकर रेवाड़ी में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे जो यहाँ पे आ पाए। वो कांग्रेस से कार्यकर्ता क्यों नहीं? आप उम्मीदवार, आप ही तो हैं कांग्रेस से। ये उम्मीदवार से पूछिए, ये आप उम्मीदवार से पूछिए कि क्यों नहीं भेजे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना जो मैं कह रहा हूँ। बोले जल्दी जल्दी। रेवाड़ी एक अकलौता शहर है जहाँ हर 15 दिन बाद पीने के पानी की राशनिंग हो रही है। 8 साल बाद जो सरकार पीने का पानी 8 साल से नहीं दे पा रही, वो सरकार कितनी जन विरोधी है और कितनी अमानवीय है बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। 50 साल से सत्ता में क्या किया था? मैंने ये शुरू में ही बोल दिया था कि कांग्रेस में 2 कांग्रेस है, एक मूल कांग्रेस और एक हुड्डा कांग्रेस। आज विद्रोही जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो कांग्रेस की तरफ से आए हैं, हुड्डा कांग्रेस की तरफ से नहीं है। दूसरी चीज एक बात और आएगी। नहीं, वो हुड्डा कांग्रेस की तरफ से है। नहीं, वो हुड्डा कांग्रेस की तरफ। अरे कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ होते तो क्या एक भी कार्यकर्ता इनका नहीं होता? अगर क्या एक भी कार्यकर्ता नहीं होता इनका? ये मूल कांग्रेस की तरफ है, ये विद्रोही है। दूसरी बात, इन्होंने एक कॉलेज का जिक्र कर दिया, मैं 2 कॉलेजों का और जिक्र कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन विद्रोही साहब के नाम में विद्रोही है, आदमी बड़े नर्म है। नहीं, आदमी अपने बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज मैं और बताता हूँ। विद्रोही जी ने एक कॉलेज का जिक्र करके छोड़ दिया। एक कॉलेज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, मैं बड़ाई कर देता हूँ, तालियां बजा देना। एक कॉलेज इन्होंने दिया जाटूसाड़ा में, गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज दिया इन्होंने। एक जब पूछिए वो जमीन कहाँ चल रही है, जाटूसाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 4 कमरों में चल रहा है वो, और वो कह रहे हैं कि हमने कॉलेज दे दिया। एक कॉलेज दिया इन्होंने 52 में, इनकी तारीफ कर देते हैं। वो कॉलेज में 4 कमरों के 4 कमरे चल रहे हैं वहाँ पर। इसका मतलब इनका काम क्या है कि इस प्रकार की व्यवस्था दे दो कि घोषणा कर दो, इनके कागज के रिकॉर्ड में देखेंगे, ये बता देंगे कि बोला हमने काम बहुत किए। अगर इन्होंने काम किए होते तो लोकसभा के चुनाव में इनकी ये हालत नहीं होती। 400 पार का जो नारा दे रहे थे, आज इनकी हालत ये नहीं होती। ये गठबंधन इनेलो कितना क्लेम कर रही है? एक लाइन में जवाब। मैं आपको एक ही लाइन में जवाब देता हूँ। इंडियन नेशनल पार्टी के बाद यही मैंने बताई थी, ये 70 बार 75 बार बताए, लेकिन हमने कहा कि वोट देने वाली जनता है, हम जनता की अदालत में खड़े हैं। जनता चाहेगी कितनी वोट दे कितना ना दे, इनकी तरफ से नहीं है। अरे भाई, एक सेकंड, डाइनवाल साहब, आप जब ये कहते हैं ना वोट देने वाली जनता है, तो उनको भी वोट देने वाली ही जनता है, वहाँ पे एलियन नहीं वोट देंगे। नहीं, मैं बात वही चीज कह रहा हूँ। मैंने आपको बिल्कुल पहले कह दिया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी की जगह इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होगा। उनके बगैर किसी की सत्ता नहीं बन सकती। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि विद्रोही जी का बात का मैं समर्थन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जगह इस बार इनेलो बसपा गठबंधन होगा। ठीक है, वंदना जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार आप लोगों ने 75 पार का नारा दिया और 75 पार का नारा देके आप लोगों के पास जो सीटें आई, फिर गठबंधन में आपको जाना पड़ा। इस बार मैं बड़ौली साहब से अभी पिछले दिनों मिला था, तो उनसे बातचीत करते हुए विपुल गोयल से मुलाकात हुई और भी कई नेताओं से, तो उन लोगों ने कहा कि हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आला कमान को दिया है, 62 सीट। सही में 62 है या ये भी नारा है? देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना आकलन होता है और हमने भी अपना आकलन किया है और ये हमारे को समझ आ रहा है कि तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है। और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं हमारी जो हाईकमांड है उनके पास है और वो जानते हैं कि हमारी सरकार बन रही है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि सभी लोग बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं रोजगार की, वो बात कर रहे हैं किसानों की। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के लिए एक ही किसान है, वो है रॉबर्ट वाड्रा। इनके लिए एक ही बेरोजगार है, वो है राहुल गांधी। और आम आदमी पार्टी ये जो नेता कहाँ पर है वो हम सब जानते हैं। यही कहूंगी, कोई नहीं है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, नहीं पड़ा चक्कर में। ठीक है, इस पर जवाब मुझे देना पड़ेगा। एक सेकंड। अरे भाई, आपके नेता हैं यहाँ पे, आप कहाँ? एक सेकंड। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रधानमंत्री को बाकायदा प्रेस बयान जाकर खुली चुनौती दी कि दम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लो। 10 साल आपका राज है,
क्यों झूठ बोल रहे हो? दम है तो करो मेरे खिलाफ कार्रवाई। खुली चुनौती दी है प्रधानमंत्री को और हम दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री में दम है, भाजपा सरकार में दम है, तो रावत का गिरफ्तार करें। अच्छा एक सवाल अगर कांग्रेस आ जाती है, जनता को तय करना है, कौन बनेगा सीएम? देखिए, हमारे यहाँ विधायक तय करेंगे, हमारे यहाँ कोई चेहरा नहीं है, हमने तय कर रखा है। सारे विधायकों की राय लेने के बाद हाईकमान जिसे चाहेगा वही सीएम बनेगा। और ये सभी नेता अतुल जी, कांग्रेस की रीति और नीति और चेहरा बिल्कुल इससे साफ हो जाता है। इनके दो प्रत्याशी, एक प्रत्याशी नीरज शर्मा कह रहा है कि मुझे 50 वोट दो और एक सरकारी नौकरी की ठेकेदारी मैं लेता हूं, और इनका एक कांग्रेस का प्रत्याशी रमेश गोकी कह रहा है कि मैं जैसे ही कांग्रेस आएगी सबसे पहले मैं अपना भरूंगा, फिर अपने परिवार का भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों का भरूंगा, अगर कुछ बचेगा तो फिर जनता को दे दिया जाएगा। एक चीज है, ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं, सबको पता है एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए किसके पे पकड़े गए थे? भारतीय जनता पार्टी का शासन था। इनके पूर्व विधायक के बेटे ने कहा कि 49 लाख रुपए मेरे से नौकरी के मांगे गए। ये किस प्रकार से खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं? ये खर्ची पर्ची से ही काम चल रहा है, इनके यहाँ पे सूट के चल रहे हैं। भाई देखिए, जो इस वक्त मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि आखिर जनता के बीच में किस आधार पर आप अपने आप को जाकर उनसे वोट मांग सकते हैं। जो रेवाड़ी है, जो अहिरवाल है, वहां पर कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जजपा, आम आदमी पार्टी सभी दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता, जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना देख पा रहा हूं, कोई आधी नहीं, कोई लहर नहीं, बल्कि हिडन तौर पर एक मुद्दा चल रहा है। अब वो किस आधार पर आगे बढ़ेगा और कैसे उसका निदान निकलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आज के लिए किस्सा कुछ तो इतना ही। नमस्कार।